गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के बारे में। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में किस तरीके से हम लोग उसका मैनेजमेंट करेंगे, बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है, इंट्रोडक्शन देखेंगे। गंभीर अवस्था गर्भधारण में प्रबंधन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, मैनेजमेंट किस तरीके से, इंट्रोडक्शन देखेंगे। ऐसी गर्भावस्था जिसमें ऐसी गर्भावस्था ऐसी प्रेगनेंसी गर्भावस्था में ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें माँ व शिशु की जान को खतरा होता है, जोखिम भरी गर्भावस्था कहलाती है। यानी ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें माँ व शिशु, मदर और बच्चे दोनों की जान को क्या रहता है, खतरा रहता है, वो क्या कहलाती है आपकी, खतरा होता है, जोखिम भरी गर्भावस्था कहलाती है। या कौन सी बोलती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती है आपकी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती है। ठीक है, आया समझ में। यानी कि ऐसी प्रेगनेंसी जिसके अंदर माँ व शिशु दोनों की जान को खतरा रहता है, वो कौन सी गर्भावस्था कहलाती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी या हाई रिस्क गर्भावस्था कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर किस किस कारण से हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है देखेंगे आप लोग। गर्भावस्था के समय माँ की आयु 20 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक होगी। यदि गर्भावस्था के अंदर प्रेगनेंसी, यदि कोई मदर प्रेगनेंसी 20 वर्ष से कम आयु की एज में प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है या 35 वर्ष से अधिक आयु के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, तो क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। माँ की लंबाई यदि 145 सेंटीमीटर से, मेरी मदर की जो लंबाई है, हाइट है, वो छोटी है, 145 सेंटीमीटर से भी कम है, तो इसकी वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा माँ का शारीरिक भार जो है 40 किलो से कम है और 70 किलो से अधिक है। यदि मदर का भार जो है वो 40 किलो से कम है और 70 किलो से अधिक होगी तो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। पूर्व गर्भधारण के दौरान एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज होना, पहले कभी प्रेगनेंसी कंसीव की हो मदर ने और उसको एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज दोनों हो। एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, वाइबल पीरियड के दौरान जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी है उसके अंदर क्या हो जाता है, एंटीपार्टम हेमरेज, तो मतलब होता है 9 मंथ की प्रेगनेंसी जो है उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाना, वो एंटीपार्टम हेमरेज कहलाता है। और पोस्टपार्टम हेमरेज यानी बेबी डिलीवर्ड होने के बाद में हेमरेज जो होता है वो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। ये तरह की हिस्ट्री है किसी मदर की, पुरानी कोई हिस्ट्री है पूर्व की, तो उसके अंदर भी क्या हो सकता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा महिला ने पूर्व में ट्विंस को जन्म दिया, किसी महिला ने पहले ट्विंस बच्चे को जन्म दिया हो, तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। बार बार अबॉर्शन होने की स्थिति में भी, बार बार अबॉर्शन हो रहा है उस स्थिति में भी क्या हो सकता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। मृत शिशु को जन्म होना, मृत शिशु का यदि जन्म हुआ तो भी क्या हो सकता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, प्रसव में, पूर्व में प्रसव होने पर हुए शिशु का भार कम अथवा सामान्य से अधिक होना। ठीक है, पहले कोई बच्चा हुआ है जिसका प्रसव के दौरान उसका जो भार है वो पहले से या तो कम है या ज़्यादा है, इस वजह से भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, प्री टर्म डिलीवरी का इतिहास, पहले जो है प्री टर्म डिलीवरी का इतिहास है, हिस्ट्री है पुरानी, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। और माँ को यदि डायबिटीज़ है तो भी क्या हो सकता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स है, गर्भावस्था के दौरान एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन है मदर के अंदर किसी प्रकार की, तो भी क्या हो सकता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। असामान्य प्रेजेंटेशन की स्थिति में भी हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन की स्थिति में भी क्या हो सकता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा का सामान्य से कम और अधिक होने के कारण भी क्या हो सकता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, पॉलीहाइड्रोमिनोज या ओलिगोहाइड्रोमिनोज की कंडीशन है जिसे कहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। अत्यधिक स्तर पर रक्ताल्पता होना, ठीक है, एनीमिया, बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर सीवियर एनीमिया होने की कंडीशन में क्या हो सकता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। रिटेंड प्लेसेंटा, रिटेंड प्लेसेंटा यानी ये होता है कि कुछ पार्ट प्लेसेंटा का अंदर बच जाना, बेबी डिलीवर्ड के बाद में कुछ पार्ट प्लेसेंटा का यदि बच गया तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। सर्वाइकल और योनि के अंदर क्या हो सकता है, किसी कारणवश टीयर हो गया, सर्विक्स और योनि के अंदर क्या हो गया, किसी प्रकार का टीयर होने के कारण भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। शोक की कंडीशन के अंदर भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। और यूट्राइन इन्वर्जन के कारण भी, यानी यूट्रस उल्टी अवस्था के अंदर, यदि उल्टा हुआ है यूट्रस, उल्टा है, मुंह नीचे की तरफ नहीं है, मुंह ऊपर की तरफ है, क्या बोलते हैं, फंडस वाला पार्ट नीचे की तरफ है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। यानी उल्टा उल्टा हो जाता है यूट्रस, उस कंडीशन में यूट्राइन इन्वर्जन का होता है यूट्रस का उल्टा होना। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके अलावा देखेंगे आप प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के देखेंगे। हाई रिस्क गर्भावस्था के दौरान दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन हेतु स्थायी आदेश तैयार किए जाते हैं जो निम्नानुसार। हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसके दौरान जो भी स्वास्थ्य सेवाएं उसका मैनेजमेंट करेंगे, उसके लिए बहुत सारी क्या है, प्लानिंग की जाती है, बहुत सारे आदेश तैयार किए जाते हैं जो निम्नानुसार है। किस तरीके से देखेंगे, फर्स्ट में माल प्रेजेंटेशन, सबसे फर्स्ट क्या होगा, माल प्रेजेंटेशन, सामान्य नवजात का प्रेजेंटेशन का सामान्य रूप वर्टेक्स सिफेलिक प्रकार का होता है। सामान्य नवजात का जो प्रेजेंटेशन होता है वो सामान्य प्रेजेंटेशन, सामान्य नवजात का सामान्य प्रेजेंटेशन कौन सा होता है, सिफेलिक से वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है।
लेकिन सिफेलिक्स या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ना होकर किसी और प्रकार का प्रेजेंटेशन होता तो वो क्या कहलाता है, माल प्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि सामान्य जो नवजात होता है, नॉर्मल जो बेबी होता है, उसका जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है वो कौन सा होता है, सिफेलिक्स या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। सिफेलिक है ना, सिफेलिक या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। लेकिन सिफेलिक और या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नहीं है, इसके अलावा कोई और प्रेजेंटेशन है तो वो क्या कहलाएगा, आपका माल प्रेजेंटेशन कहलाएगा। माल प्रेजेंटेशन में कौन कौन से प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, देखो फुटलिंग प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड, स्टिल बर्थ, इन्फेंट के रक्त में O2 की कमी है, सब क्या हो सकते हैं, माल प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा फुटलिंग प्रेजेंटेशन और बटक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसके अलावा प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड भी। ठीक है, रिटेंड प्लेसेंटा और प्लेसेंटल टिश्यू की वजह से भी कर सकता है आपके माल प्रेजेंटेशन हो सकता है। अस्वस्थ शिशु का जन्म, पेरिनियम का फट जाना, इसकी वजह से भी कर सकता है माल प्रेजेंटेशन हो सकता है। प्रोलॉन्ग लेबर, इस अवस्था, प्रोलॉन्ग लेबर क्या होता है देखेंगे आप, प्रोलॉन्ग लेबर क्या होता है देखेंगे, इस अवस्था में गर्भवती महिला शिशु के स्वास्थ्य को सही रूप से आकलन, जिसके अंतर में शिशु की हृदय दर 160 से अधिक होना और 120 से कम होना असामान्य होती है। प्रथम प्रसव की अवधि का 24 घंटे से अधिक होना, माँ की नड़ी दर का तेज होना। यानी प्रोलॉन्ग लेबर कौन सा आता है, यानी कि बहुत लंबा ड्यूरेशन पूर्ण करने के बाद में बेबी का डिलीवर्ड होना, यानी कि जो लेबर की जो प्रोसेस है, पेन आने से लेकर के बेबी डिलीवर्ड होने तक की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी होना, वो क्या कहलाता है, आपका प्रोलॉन्ग लेबर कहलाता है। ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर में क्या क्या कंडीशन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, देखो कि शिशु की हृदय दर यदि 160 से अधिक होगी या 120 से कम होगी, ठीक है, तो भी असामान्यता हो सकती है। ठीक है, और प्रसव का जो अवधि है वो क्या 24 घंटे से अधिक की हो गई है, 24 घंटे से ज़्यादा लग गया है, बहुत लंबा टाइम लग गया है सर्वाइकल डायलिटेशन वगैरह में बेबी को डिलीवर्ड होने में, तो वो क्या कहलाती है, कि प्रोलॉन्ग लेबर कहलाता है। माँ की नड़ी दर जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, प्रोलॉन्ग लेबर में तेज होगी। रेफरल और फॉलोअप में क्या करेंगे आप लोग, हाई रिस्क गर्भावस्था के दौरान महिला को उचित देखभाल है तो रेफरल सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती है। रेफरल और फॉलोअप में देखेंगे आप लोग कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो गई है किसी फीमेल के अंदर, तो आप क्या करोगे, उसकी अच्छी से अच्छी देखभाल के लिए, उचित देखभाल के लिए, स्पेसिफिक केयर के लिए उसको क्या करोगे, रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, रेफर करने का काम करोगे। यदि पीएससी के ऊपर हुई है तो आप क्या करेंगे, सीएससी प्रेफर करेंगे, सीएससी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आते हैं उसको क्या भेजेंगे आप लोग, स्पेसिफिक हॉस्पिटल में भेजने का काम करेंगे, मेडिकल कॉलेजेस में भेजने का काम करेंगे। आया समझ में? इसके अंदर क्या होगा देखेंगे आप लोग कि गर्भावस्था की प्रारंभिक अवधि में रक्त स्राव होना, एंटीपार्टम हिमोरेज होना, अत्यधिक मात्रा में उल्टी होना, हाइपरमेसिस ग्रेविडरम होना। ठीक है, गर्भपात होने की स्थिति में पेट दर्द, इनविटेबल अबॉर्शन भी हो सकता है। ठीक है, मूल मूत्र में एल्यूमिनियम की उपस्थिति, एल्ब्यूमिन की उपस्थिति प्रेजेंट होना। ठीक है, और एक्लेम्शिया की स्थिति में, एंटीपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में और वेसिकुलर मोल की स्थिति में क्या हो सकता है, आपको क्या करना पड़ सकता है, रेफरल सुविधाएं प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। यानी बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, एंटीबायोटिक हेमोरेज, तो आपको रेफरल सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी। हाइपरमेसिस ग्रेविडरम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको रेफरल सुविधा या फॉलोअप के लिए भेजना पड़ेगा। ठीक है, इनविटेबल अबॉर्शन हो चुका है तो भी आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, एल्ब्यूमिनियम की जो मूत्र के अंदर प्रेजेंट ज़्यादा है तो भी आपको क्या करना पड़ सकता है, आपको वहाँ उसको रेफरल सुविधा के लिए, इक्लेम्शिया की कंडीशन में भी आपको उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर भेजना पड़ेगा। एंटीपार्टम हेमरेज की कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मदर को क्या करना पड़ेगा, रेफरल करना पड़ेगा या फॉलोअप के लिए भेजना पड़ेगा। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में उसको रेफरल के लिए भेजना पड़ेगा या फॉलोअप के लिए भेजना पड़ेगा। और वेसिकुलर मूल है यूट्रस के अंदर बेबी के, उसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे को क्या करना पड़ेगा, सॉरी मदर को क्या करना पड़ेगा, आपको रेफर्ड करना पड़ेगा, फॉलोअप के लिए भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे आप लोग परामर्श और सलाह एएनएम की भूमिका, क्या क्या आप लोग क्या क्या गाइडेंस देगी एएनएम, क्या क्या गाइडेंस देगी इसके अंदर हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में एएनएम का क्या क्या रोल रहेगा इसके बारे में देखेंगे। गर्भावस्था के दौरान हाई रिस्क गर्भावस्था के बारे में नर्स और चिकित्सक द्वारा महिला और उसके परिजन के सदस्यों को इस अवस्था में देखभाल के समय में बताया जाता है। देखभाल के बारे में बताना, गर्भावस्था के दौरान क्या करना है, यदि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर क्या करना है कि नर्स और चिकित्सक को क्या करना है, महिला को उसके परिवार के बारे में, उसके परिवार के सदस्यों को सभी को क्या करना, महिला की जो कंडीशन उनके बारे में क्या करना, समझाना, उसके देखभाल के बारे में समझाना। ठीक है, परिवार द्वारा माँ व बच्चे की गर्भधारण से प्रसव तक संपूर्ण देखभाल की जाती है। परिवार द्वारा क्या करना है कि नर्स द्वारा समझाना है कि परिवार को क्या, आपको क्या करना है, माँ और बच्चे की गर्भधारण से लेकर के प्रसव तक, बेबी डिलीवर्ड होने के बाद बेबी भी हो जाएगा तब तक आपको क्या करनी है, बच्चे की और माँ की देखभाल करनी है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पता प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान लगा लिया जाता है तथा संपूर्ण देखभाल के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का जो पता है शुरुआत में ही लगा लिया जाता है, शुरुआत में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में पता पड़ जाता है, तो संपूर्ण देखभाल के संबंध में जानकारी प्रोवाइड करनी है। तो भाई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, मदर को आपको पता पड़ गया, यूएसजी वगैरह कराई आप लोगों ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, और प्रेगनेंसी के अंदर आपको किसी प्रकार की हाई रिस्क लग रही है तो आपको क्या करना है, मदर को या उसकी फैमिली मेंबर्स को क्या करना है, संपूर्ण इस संबंध में संपूर्ण जानकारी देनी है, उसकी देखभाल प्रोवाइड करनी है उसको, है ना।
महिला की देखभाल है तो परिवार व पति को प्रोत्साहित करना, महिला की देखभाल के लिए परिवार के लोगों को और पति को प्रोत्साहित करने का काम भी कौन करेगा, आपकी एएनएम करेगी। ठीक है, परिवार के सदस्यों को पहले से आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करना है। परिवार के सदस्यों को पहले ही प्रिपेयर कर लेना है कि आगे फ्यूचर के अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो आपको थोड़ी सी टेंशन नहीं लेनी, घबराने वाली बात नहीं है। आगे ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके अंदर ये घटनाएं भी हो सकती है। ठीक है, बेबी की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो बेबी की डेथ, मदर को भी किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो परिवार और परिवार के सदस्यों को क्या करना है आपको, परिवार के सभी सदस्यों को, जो फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल है उसके परिवार के सदस्यों को सभी को क्या करना है, आगे आने वाली आपातकालीन इमरजेंसी कंडीशन उनके लिए तैयार करना है। ठीक है, रोल एएनएम के रोल देखेंगे। एएनएम द्वारा क्षेत्र स्तर पर गर्भवती महिला का पंजीकरण करने का काम एएनएम करती है। गर्भवती महिला को नियमित आकलन करके जोखिम भरी गर्भावस्था का पता लगाने का काम भी कौन करती है, सभी का नियमित आकलन करती है। ठीक है, एएनएम और क्या करती है, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनका पता लगा करके क्या करती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनका पता लगाने का काम भी कौन करती है, एएनएम करती है। महिला के परिवार वालों को उसके संबंध में सूचना देने का काम भी कौन करती है, एएनएम करती है। गर्भवती महिला को संतुलित पोषण प्रदान करने का काम भी कौन करती है, एएनएम करती है। शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करने का काम भी कौन करती है, एएनएम करती है। परिवार और महिला को स्वास्थ्य प्रदान करने का काम भी कौन करती है, परिवार और महिला को स्वास्थ्य प्रदान करने का या स्वास्थ्य केयर प्रोवाइड करने का काम भी कौन करती है, एएनएम करती है। ठीक है, आगे समझ में, ठीक है, ओके, थैंक यू।